following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, जहां पर आपने कोमोटेटर की बात की, हर्मिटिसिटी की बात की और आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात की। उसके बाद आपने पढ़ा कि किस तरीके से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हो और एवरेज वैल्यूज को आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। फिर आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन हैं जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक आप लोग पार्टिकल इनबॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो, 1D के लिए भी, 2D के लिए भी, 3D के लिए भी। फिर आपने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम, फिर आपने पढ़ा था रिजिड ऑर्डर मॉडल। उसके बाद हम लोग अपने एसएचओ को पढ़ रहे थे और अभी तक आप लोग फीचर्स देख चुके हो कि आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर आपका सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल एज एन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर भी आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है उसके अंदर आपके पास जो 2D और 3D मॉडल आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर डीजनरेसी आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और किस केस के अंदर आपके पास डीजनरेसी आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 40 of quantum chemistry। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका 2D SHO क्या होता है और 3D SHO क्या होता है, उसके अंदर डीजनरेसी आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो और किस केस के अंदर आपके पास डीजनरेसी आने वाली है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वाइब्रेटिंग पार्टिकल एक्टिंग एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन एक क्वेश्चन वहां पर मिस हो गया। जब हम लोग एडिट कर रहे थे वीडियो के अंदर तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास यहाँ पर मिस हो गया था। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर with mass m and a force constant k oscillating with a frequency mu, which of the following statements is not true for the system। ये क्वेश्चन जो आपके है, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल किस तरीके से एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर बिहेव करता है, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर देखने बहुत जरूरी है। अगर आप लोग आरजे अकेडमी के ऊपर कोई भी कोर्स फॉलो कर रहे हो तो प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है और आपको लेक्चर नंबर 1 से ही फॉलो करना है। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री का प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। उसके बाद आपको जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से फॉलो करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी बातें बताई हुई है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपको देखना है कि इनके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट्स आपके पास ट्रू नहीं है, नो ट्रू आपके पास यहां पर गिवन है। स्टेटमेंट 1 यहां पर लिखी हुई है, म्यू इंक्रीजेस इफ एम डिक्रीजेस। अगर आपको पता हो कि आपका जो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी दोनों ही जगह आपका जो म्यू होता है पास क्या होता है, ये 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय म्यू आपके पास होता है। तो अगर आपका म्यू इंक्रीज होगा तो आपका जो म्यू है आपके पास क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। आपका रिड्यूस मास इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहां पर ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि म्यू इंक्रीजेस इफ एम डिक्रीज। इसका उल्टा भी ट्रू होने वाला है। इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो ये तो आपके पास सही ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीलेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि पेंडुलम आपके पास किस तरीके से बिहेव करता है, एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही आपके पास यहां पर वो बिहेव कर रहा होता है और इस तरीके से वो मूव करता है। तो जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर किस यहां पर होता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मीन पोजीशन बोलते हैं, और आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हो। तो इस पोजीशन के ऊपर आपके पास जो पेंडुलम है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आपका पेंडुलम इस तरीके से मूव कर रहा होता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपके पास वेलोसिटी होती है 0, एक्सीलरेशन होता है ज्यादा। अब यहां पर ज्यादा टाइम आपका क्या करेगा, स्पेंड करेगा। फिर जब ये आता है इक्विलिब्रियम के ऊपर तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर इसकी यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम तो सबसे ज्यादा कम टाइम यहां पर स्पेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही स्पेंड कर रहा है। अब स्टेटमेंट में यहां पर क्या लिखा हुआ है, द ऑक्सीलेटर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वो कम टाइम स्पेंड कर रहा है तो वहां पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास यहां पर क्या है, गलत है, यानी कि आपके पास क्या है, फॉल्स है, और यही आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
लेकिन बाकी की स्टेटमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट इट्स टर्निंग पॉइंट। आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है। v इक्वल टू 0 है, जब मुड़ेगा तो आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी होने वाली है। और अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होने वाला है तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होने वाला है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपके पास क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। यानी कि आपके पास ये सी स्टेटमेंट पास यहाँ पर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ लार्ज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज। आपका जो पेंडुलम है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो जितना दूर ये जाएगा इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हो। तो इस एम्पलीट्यूड के ऊपर आपका जो म्यू है डिपेंड नहीं करता। आपको पता है म्यू क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय म्यू। तो वहां पर आपके पास k है यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, और रिड्यूस मास है, वो आपके पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको बताना था कि कौन सी यहाँ पर नो ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर फॉल्स है। अब आगे चलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2D SHO की और अपने 3D SHO की। पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर भी आपने पहले पढ़ा था 1D, फिर आपने पढ़ा 2D और 3D को। 2D और 3D को पढ़ते वक्त आपके पास एक नया कंसेप्ट आया था डीजनरेसी। किसी दो स्टेट की अगर आपके पास एनर्जी सेम होती है तो आप लोग क्या बोलते हो, डीजनरेट स्टेट बोलते हो। और किस लेवल के अंदर कितनी डीजनरेट स्टेट है इसको निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी, गेट एग्जाम के अंदर भी। तो वहां पर आपके पास क्या था, आपके पास बॉक्स था, बॉक्स के पास क्या होती है, लेंथ होती है। तो आपने वहां पर कहा था कि अगर आपके पास 1D के अंदर, 2D के अंदर और 3D के अंदर लेंथ सेम होने वाली है तो उसके से हमारे पास क्या आने वाली है, डीजनरेसी आने वाली है। लेकिन अगर आपके पास लेंथ अलग अलग होगी तो वहां पर डीजनरेसी आपके पास नहीं आएगी। तो सेम उसी तरीके से 2D के अंदर, 2D SHO के अंदर और 3D SHO के अंदर अगर आपके पास म्यू सेम होता है x के अंदर, y के अंदर, z के अंदर, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, उसे आप लोग बोलते हो आइसोट्रोपिक SHO। और वहां पर आपके पास क्या आने वाला है, डीजनरेसी का कंसेप्ट आने वाला है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तीनों आपके पास अलग अलग हो, या फिर आपके पास दो अलग अलग हो और आपके पास बाकी दोनों क्या हो, सेम हो, तो उस केस के अंदर आपके पास डीजनरेसी नहीं आएगी। इसे आप लोग क्या बोलते हो, एनिसोट्रोपिक SHO बोलते हो। सबसे पहले आप लोग अपने हायर डायमेंशन SHO को दो के अंदर, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एनिसोट्रोपिक के अंदर और आइसोट्रोपिक के अंदर। एनिसोट्रोपिक आपके पास क्या होता है, जहां पर आपके पास x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग आपके पास जो म्यू होता है वो आपके पास सेम नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास म्यू सेम होगा इन तीन एक्सिस के अलोंग, लेट्स से कि आपके पास ये म्यू के बराबर है, तो उस केस के अंदर आपका ओमेगा भी सेम होने वाला है, बीटा भी सेम होने वाला है, क्योंकि आप जो बीटा होता है ये आपका ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ही है। तो अगर आपका म्यू सेम होगा दैट मींस आपका ओमेगा भी सेम है, दैट मींस आपका बीटा भी सेम है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी कंडीशन है तो उस केस के अंदर आपके पास SHO कैसा हो जाएगा, आइसोट्रोपिक हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डीजनरेसी का कंसेप्ट आने वाला है। कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, लेकिन पहले समझते हैं कि 2D SHO के अंदर आप लोग किस तरीके से अपने वेव फंक्शन लिख सकते हो और कैसे आप लोग अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो आपको पता है कि वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं, एनर्जी एक्सप्रेशन आपके पास एडिटिव इन नेचर होता है। तो अगर आपको 2D SHO के लिए अपने वेव फंक्शन को लिखना है तो आप क्या करना पड़ेगा, x के अलोंग 1D को अप्लाई करो, y के अलोंग 1D को अप्लाई करो, दोनों आप लोग क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्या निकालना है, टोटल वेव फंक्शन निकालना है तो। लेकिन अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको 1D की कोरस्पोंडिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लिखनी पड़ेगी, 2D को आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं, आपके पास जो एनर्जी आपके पास क्या होती है, एडिटिव इन नेचर होती है। इन केस ऑफ 2D SHO द ऑपरेटर इज कंटेनिंग ऑफ समेशन ऑफ ऑपरेटर कोरस्पोंडिंग टू 1D SHO, वन इन x डायरेक्शन एंड वन इन y डायरेक्शन। तो आपका हैमिल्टनियन क्या हो जाएगा, HSY क्या हो जाएगा, पास HX प्लस का HY हो जाएगा। और जो आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ kx ऑफ x स्क्वायर, या आपके पास क्या है, k की वैल्यू है x एक्सिस के अलोंग, आपके पास क्या है 1/2 ky ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन x डायरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी इन y डायरेक्शन। तो आप लोग अलग अलग करके बाद में ऐड कर लो, एनर्जीज को आप लोग ऐड करते हो तो काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, हैमिल्टनियन को, एनर्जी को आप लोग क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। फंक्शंस को आप लोग क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो अगर आपको लिखनी है काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस का h स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर अपॉन में डेल x, फिर आपके पास क्या है, x डायरेक्शन के अलोंग है, फिर आपको ऐड करनी पड़ेगी y वाली भी। तो एनर्जीज को आप लोग क्या करते हो, जनरली ऐड करते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ऐड किया है, ऐड किया है। लेकिन अगर आपको फंक्शंस निकालने हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मींस अगर आपको लिखना है साई 2D x और y के अंदर, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा साई 1D x का मल्टीप्लाई में साई 1D ऑफ y। तो फंक्शंस को आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई, एनर्जी आपको करनी पड़ती है एडिशन करना पड़ता है। दैट मींस अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ एनिसोट्रोपिक का, जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 2D SHO लिया है, यानी कि आपके पास x के अलोंग होने वाला है और y के अलोंग होने वाला है। x की कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या है, म्यू x है, आपके पास क्या है, म्यू y है। केस आपके पास कैसा है, एनिसोट्रोपिक, यानी कि ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट मींस आपके पास बीटा भी क्या होने वाला है, इक्वल नहीं होने वाला है। इन द सेम वे आपके पास ओमेगा भी इक्वल नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। जैसे ही आप लोग देखते हो 2D एनिसोट्रोपिक SHO वर्ड को, अगर आपको लिखना है साई 2D 0 0, क्या करना पड़ेगा, साई 1D ऑफ 0 लिखना पड़ेगा,
एक्स के अंदर और साई 1d ऑफ 0 लिखना पड़ेगा आपको वाई के अंदर, और साई 0 आपको 1 डायमेंशन के अंदर लिखना आता है। पास क्या होता है वो बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 ई रेज टू दी पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होता था। तो अगर आपको लिखना है एक्स के अंदर तो आप लोग क्या लोगे, यहाँ पर बीटा एक्स लेने वाले हो, यहाँ पर भी क्या लोगे आप लोग बीटा एक्स लोगे। अगर आपको लिखना है वाई में तो आप लोग क्या लिखोगे बीटा वाई लोगे, आप यहाँ पर भी क्या लोगे आप लोग बीटा वाई लोगे। आपको क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल वेव फंक्शन निकल कर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर भी किया था। अगर आपको लिखनी है एनर्जी, आप लोग कैसे लिखने वाले हो, एनर्जी ऑफ 2d 0 0 आप लोग कैसे लिखोगे, एनर्जी ऑफ 1d x के अंदर, एनर्जी ऑफ 1d आपके पास y के अंदर। इसका 0 मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो x है आपके पास क्या है यहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या आपके पास y आपके पास यहाँ पर क्या है 0 है। 0 ही मैं क्यों लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का फंक्शन आपको याद है। अगर आपसे वो पूछेगा 1d के लिए, यानी कि आपसे पूछ लेता है वो मान लो साई 2d ऑफ 1 0, तो आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, आपको जरूरत पड़ने वाली है साई 1 ऑफ 1d की, और आपको जरूरत पड़ने वाली है साई 0 ऑफ 1d की। तो साई 0 1d को याद करना आसान है, इसलिए मैं साई 0 1d से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन वो साई 1 ऑफ 1d भी आपको बोल सकता है। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के फंक्शन को पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, एनर्जी ऑफ 1d इन x, आपके पास स्टेट क्या है 0 वाली, क्या होती है आपके पास वहां पर n + 1/2 इंटू में h न्यू, लेकिन यहां पर क्या है x, आप लोग क्या लगाओगे यहाँ पर nx लगाओगे, यानी कि x डायरेक्शन के अंदर आपके पास क्वांटम नंबर कौन सा है, यहां पर पास क्या आएगा μx आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा ny, यहां पर क्या आ जाएगा μy, और इन दोनों का आपको क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। एनर्जी क्या होती है, एडिटिव होती है। तो आई होप कि आपको लिखना आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके से 2d SHO के अंदर और 3d SHO के अंदर अपने एनर्जी को लिखते हो और अपने वेव फंक्शन को लिखते हो। अभी एनर्जी का जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप लोग एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करने वाले हो, एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू 2d आइसोट्रोपिक SHO। क्वेश्चंस आपके पास यहां पर आ सकते हैं कि आपके पास कोई सिस्टम होगा, मान लीजिए आपके पास कैसे देगा वो, कोई भी आपको दे देगा कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो बिल्कुल 2d SHO की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको निकालना है कि आपके होमो से लूमो के अंदर ट्रांजिशन की एनर्जी कितनी होती है। सेम जैसे आपके पास क्वेश्चन से पार्टिकल बॉक्स के, वैसे ही आपके पास यहां पर भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके पास जो एनर्जी लेवल्स आएंगे ये आपके पास अलग आएंगे। तो आपको फीलिंग भी अलग तरीके से करनी पड़ेगी, आपका होमो भी अलग होने वाला है, आपका लूमो भी अलग होने वाला है, तो उनके बीच का ट्रांजिशन की एनर्जी भी आपके पास अलग होने वाली है। तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यहां से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके पास EXY जनरली क्या हो जाएगा, nx + 1/2 इंटू में h न्यू प्लस ny + 1/2 इंटू में h न्यू। मैं बात कर रहा हूं आइसोट्रोपिक की, दैट मींस आपके पास जो μx है ये आपका बराबर होने वाला है μy के। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, म्यू बोल सकता हूं। मैंने यहां पर क्या ले लिया है, म्यू ले लिया है, दोनों ही केस के अंदर मैंने यहां पर क्या ले लिया है, सेम ले लिया है। एनाइसोट्रोपिक के अंदर आपके पास डीजनरेसी नहीं आती है, आप लोग वहां पर एनर्जी लेवल को नहीं पढ़ते हो, लेकिन आइसोट्रोपिक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां पर आपके पास डीजनरेट स्टेट राइज हो जाती है। तो आपके पास यहां पर EXY क्या हो जाएगा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको खोलकर ऐड किया, क्या बन जाएगा ये nx प्लस में ny 1/2 + 1/2 पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। h न्यू मैंने यहां पर के लिए कॉमन ले लिया है, जहां पर पास nx क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, ये आपका क्या है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर ही है। ny पास क्या हो सकता है 0 1 2 3, आपके पास यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी लेवल्स आपके पास यहां पर कैसे बनने वाले हैं, एक्सप्रेशन आपके पास ये रहा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर nx की वैल्यू को पुट कर देता हूं 0 और मैं पुट कर देता हूं ny वैल्यू को भी 0, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाने वाला एक्सप्रेशन, आपके पास बन जाएगा E0 0, आपके पास क्या बन जाएगा h न्यू के बराबर बन जाएगा। अगर मैं पुट करने वाला हूं nx को बराबर 1 और ny को पुट कर दूंगा 0, तो आपके पास क्या बन जाने वाला है 1 + 0 + 1 यानी कि 2, आपके पास यहां पर क्या जाएगा 2h0 आ जाएगा। E10 के लिए क्या आ जाएगा पास 2h न्यू आ जाएगा। अगर मैं पुट करूंगा nx को 0 और ny को अगर मैं 1 पुट करूंगा, बस क्या निकलने वाला है 0 + 1 + 1 इंटू मैच न्यू, यानी पास क्या निकल जाएगा E0 हमारे पास क्या निकल जाएगा 2h न्यू ही निकल जाएगा। तो E10 की और E01 की आपके पास क्या निकल कर आ गई, यहां पर एनर्जी सेम निकल कर आ गई। यानी कि आप लोग क्या बोलने वाले हो कि ये दोनों स्टेट आपके पास यहां पर क्या है डीजनरेट स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स के आपके पास एनर्जी क्या निकल कर आती है, सेम निकल कर आती है। तो अगर आप लोग यहां पर अपने nx की और ny की वैल्यूज को पुट करते जाओगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ देने आने वाला है। अगर आपका nx 0 ny 0 आप आंसर क्या आ जाएगी 1h न्यू आ जाएगी। यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, दैट मींस आपकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि डीजन आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। अगर nx आपके पास 0 है ny 1 है, या फिर आपके पास nx 1 है और ny 0 है, तो आपके पास एनर्जी सेम आएगी 2h न्यू, मैंने आपको निकाल कर दिखाई भी है। और सिर्फ 2 ही आपके पास यहां पर स्टेटस का मतलब आपके पास यहां पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका nx की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, ny को 1 पुट करता हूं, या फिर nx को 2 पुट करूंगा, ny को 0 पुट करूंगा, या फिर nx को 0 पुट करूंगा, ny को 2 पुट करूंगा, तो तीनों ही केसेस के अंदर आपके पास निकल कर आने वाली है एनर्जी सेम 3h न्यू के बराबर। आप लोग निकाल कर देखना, दैट मींस आपके पास यहां पर 3 स्टेट है सेम एनर्जी की, इसे आप लोग क्या बोलोगे g की वैल्यू 3 बोलोगे। और सेम इसी तरीके आप लोग निकाल सकते हो कि 3 0 के लिए 0 3 के लिए 2 1 के लिए 1 वापस आने वाली है, सेम एनर्जी आएगी 4h न्यू के बराबर आएगी, g की वैल्यू यहां पर आपके पास होती है 4 हो जाती है। तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास स्टेट होती है 0 वाली, अगर आपके पास होती है फर्स्ट, आप लोग यहां पे क्या करोगे, आपकी डिस्टेंस निकल आती है 1 के बराबर निकल कर आती है। आपकी स्टेट है दूसरे पे निकल कर आएगी 2 निकल कर आएगी, थर्ड में निकल कर 3 निकल कर आएगी, यहां पर निकल के 4 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आपके पास यहां पर चलता रहता है 2D SHO केस के अंदर, और इनके बीच का जो यहाँ पर गैप है क्या है, ये आपके पास h न्यू के बराबर है। इस गैप
स्टेप को भी आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो। ये क्या आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम ही निकल कर आ रहा है। अगर आपको लिखना है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टेट है 0 1 वाली, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपने फंक्शन को लिख दूँ और अपने एनर्जी एक्सप्रेशन, तो आप लोग उसको लिख सकते हो। आप लोग इसे कैसे लिखोगे, साई ऑफ 0 1 लिखोगे। इसका मतलब क्या है, साई ऑफ 0 ऑफ एक्स डायरेक्शन के अंदर, साई ऑफ 1 ऑफ वाई डायरेक्शन के अंदर। साई 0 ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको याद है बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2। आपके पास केस है आइसोट्रोपिक का, तो आप लोग यहाँ पर म्यू ही लेकर चल सकते हो। म्यू एक्स और म्यू वाई की जरूरत नहीं है, दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर आपको लिखना है साई 1 वाई, तो आप लोग उसे कैसे लिखोगे, आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 अंडर रूट ऑफ 2 बीटा इंटू में वाई ई रेज़ टू द पावर बीटा वाई स्क्वायर बाय 2। जब हमने पढ़ा था साई 1 ऑफ एक्स, आपके पास वहां पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ इस वाई की जगह क्या था, आपके पास यहाँ पर एक्स था। तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, फंक्शन आपके पास सेम उसी टाइप का ही रहता है। तो आप लोग यहाँ पर साई 1 वाई को भी लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए एनर्जीज, तो आप लोग एनर्जीज को भी यहाँ पर लिख सकते हो। आप लोग कैसे लिखोगे, E0 का आप लोग क्या लिखने वाले हो, E0 प्लस का E1, जिससे आपने सारे के सारे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हैं। तो आपको ये सब चीजें तो पता होगी। आपके पास क्या होने वाला है, एक्स, यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, वाई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने एनर्जीज को लिख सकते हो, अपने वेव फंक्शन को भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि आपके पास E2D आइसोट्रोपिक, आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, 7 HNu गिवन है, आपको क्या बताना है यहाँ पर, उसकी डीजनरेसी कितनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, आपको दे देगा कि आपके पास एनर्जी कितनी है, आपको बताना है कि उसकी डीजनरेट स्टेट के अंदर कितनी स्टेट्स प्रेजेंट है, यानी कि उसकी डीजनरेसी की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि E2D आइसोट्रोपिक आपको गिवन क्या है, 7 HNu किसके बराबर होती है, NX प्लस NY प्लस 1 इंटू में HNu के बराबर होती है। तो HNu से HNu काट दो, पास क्या बन जाएगा, NX प्लस NY प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि NX प्लस NY इज इक्वल टू 6। अब आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाकर देखने हैं, दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम आपके पास क्या आता है, 6 के बराबर आता है। तो ये आप लोग क्या सोच लोगे, 3 प्लस 3, फिर क्या सोच लोगे 4 प्लस 2, फिर क्या सोच लोगे 5 प्लस 1, फिर सोच लोगे 6 प्लस 0। तो ये आपके पास बन सकते हैं यहाँ से कॉम्बिनेशन, और हर एक सिंगल कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या है, डिजिट सेम है तो आपके पास क्या बनेगा, एक ही कॉम्बो बनेगा। डिजिट्स क्या है, अलग अलग हैं तो आपके पास दो कॉम्बो बनेंगे। डिजिट्स क्या है, अलग अलग हैं तो आपके पास दो कॉम्बो बनेंगे, 5 1 और 1 5। डिजिट्स क्या है, अलग अलग दो कॉम्बो बनेंगे, 6 0 और 0 6। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, दो यहाँ पर आएंगी, दो यहाँ पर आएंगी, दो यहाँ पर आएंगी, और यहाँ पर है, यानी कि आपके पास 7 स्टेट्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन किसका होगा, 2D आइसोट्रोपिक SHO का होगा। 3D के लिए आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वहां पर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देने वाला हूं, उसको यूज कर आप लोग डायरेक्ट जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको वहां पर भी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है अपने 3D SHO को। तो सेम आपको उस तरीके से फंक्शन कैसे लिखने हैं, साई 3D ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, साई 1D ऑफ एक्स, साई 1D ऑफ वाई, साई 1D ऑफ जेड। एनर्जी क्या बन जाएगा पास, यहाँ पर एडिटिव बन जाती है। एनर्जी क्या होती है, एडिटिव, और आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। इस चीज का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो अगर आपको चाहिए साई 0 0 0 एक्स वाई, जैसा मतलब क्या है, एक्स क्या है 0 है, वाई क्या है 0 है, जेड क्या है 0 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साई 0 एक्स को लेते हुए, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बीटा एक्स ले लिया है, यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने बीटा एक्स ले लिया। इसका मतलब आपके पास कैसा है, एनाइसोट्रोपिक SHO है। यहाँ पर आपके पास एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन के अंदर पास यहाँ पर क्या है, म्यू अलग अलग है। मैं जनरल लिख रहा हूँ, आपके पास 3D के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जेड के लिए लिखना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, साई 0 चाहिए जेड एक्सिस के अंदर, साई आपको क्या चाहिए 0 चाहिए वाई के अंदर। लेकिन आपको साई 0 एक्स का तो पता ही होता है, क्योंकि एक्स के अपने याद किया हुआ है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स की जगह वाई पुट करना है, आपके पास फंक्शन निकल जाएगा साई 0 वाई का भी और साई 0 जेड का भी। अगर आपके पास केस बन जाता है आइसोट्रोपिक का, तो वहां पर यहाँ पर भी आपके पास क्या आने वाले हैं, एनर्जी लेवल्स आने वाले हैं। इन केस ऑफ 3D आइसोट्रोपिक SHO आपके पास क्या हो जाने वाली है, सारी सारी म्यू आपके पास सेम हो जाएगी। तो एनर्जी एक्सप्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, एडिटिव होता है, E1D ऑफ एक्स प्लस E1D ऑफ वाई प्लस E1D ऑफ जेड लिखोगे आप लोग। जब आप लोग इनके एक्सप्रेशन खोलेगा, आप क्या लिखोगे, NX प्लस 1/2 इंटू में HNu, NY प्लस 1/2 इंटू में HNu, NZ प्लस 1/2 इंटू में HNu। तो जब आप लोग इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर, पास क्या बन जाएगा, NX प्लस NY प्लस NZ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 पास क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, इंटू में HNu मैंने यहाँ पर बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन से अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स बनाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर NX की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, NY को भी 0 पुट करूंगा, NZ को भी 0 पुट करूंगा, बस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपके पास निकल जाती है एनर्जी 3/2 HNu, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट होगी 0 0 0। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, NX को 1 पुट कर दिया, या फिर आप लोग क्या करो, बाकी को रखो 0, NY को 1 पुट कर दो। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, बाकी को रखो 0, NZ को क्या करो, तो आप लोग 1 पुट कर दो। तो तीनों ही स्टेट्स के लिए आपके पास निकलती है सेम एनर्जी 5/2 इंटू में HNu। आप चाहे 1 प्लस 0 0 कर लो, आप चाहे 0 प्लस 1 प्लस 0 कर लो, आप चाहे 0 प्लस 0 प्लस 1 कर लो, आपके पास क्या निकल कर आने वाला है, वो 1 के बराबर ही निकल कर आना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3/2 ऐड करना है, फिर आपको उसको HNu से मल्टीप्लाई करना है, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ जाती है कि उन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जीज कितनी है। यानी कि 5/2 HNu कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3 के बराबर निकल कर आई है। सेम उसी तरीके से 7/2 के लिए क्या निकल आएगा, पास वो जी की वैल्यू 6 के बराबर निकल कर आएगी। ये सब चीजें हम लोग पार्टिकल बॉक्स के लिए पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने फंक्शंस को लिखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने एनर्जी लेवल डायग्राम्स को बनाना है। एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिंपली दे देगा कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको फिल करना है। तो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, तो 2 3 4 5 हो गए। फिर एक यहाँ फिल करो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से होमो से लूमो निकालना पड़ सकता है। तो आपको इन्हीं एनर्जी लेवल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम्स को बनाना है। तो अगर आपको लिखना है फंक्शन, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको साई 100 कोर्स में क्या करना है, अपने फंक्शन को लिखना है। तो आप लोग उसे यहाँ पर कैसे लिखोगे, साई 100 को आपको क्या करो, यहाँ पर साई 1 को पुट करो x के अंदर, साई 1d ऑफ x, यहाँ पे पास क्या है साई 1d ऑफ y, यहाँ पे क्या है आपके पास साई 1d ऑफ z है। यहाँ पर आपके पास nz की वैल्यू क्या है 0, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो nz की वैल्यू पास यहाँ पर क्या है 0 है, ny आपके पास यहाँ पर क्या है, ये भी 0 है, और n आपके पास यहाँ पर क्या है 1 है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, साई 1d ऑफ x, आपको पता है क्या होता है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 इंटू में रूट 2 ऑफ बीटा इंटू में x e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर बाय 2। ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है साई 0 की, आपके पास क्या है साई 0 की z डायरेक्शन के अंदर। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको अपने फंक्शंस को लिखना है, किस तरीके से आपको अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया, आपको गिवन होगा E3D ऑफ आइसोट्रोपिक, आपको गिवन होगा 11/2 hν के बराबर, और आपसे वो पूछ लेता है कि आपके G की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आपको वहां पर किस तरीके से करना है, आपको अपने गिवन एनर्जी को अपने कंपेयर करना है, जो आपका एक्सप्रेशन याद है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 इंटू में hν। hν से आप लोग क्या कर दो, hν को काट दो, पास क्या निकल जाएगा, nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 इज इक्वल टू 11/2। थोड़ी सी आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन का कैसे निकल जाएगा, nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू 4 निकल जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम आपके पास 4 के बराबर निकल कर आने वाला है। तो एक क्या है 2 + 1 + 1, एक आपके पास क्या हो सकता है 2 + 2 + 0, एक आपके पास क्या हो सकता है 3 + 1 + 0, आपके पास क्या हो सकता है 4 + 0 + 0। इनके अलावा आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, आप 4 को इधर ले सकते हो, 0 को ले सकते हो, वो सब कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं अभी। तो अगर आपके पास यहाँ पर 3 नंबर्स होते हैं जिनके अंदर से अगर आपके पास 2 डिजिट सेम होने वाली है, तो आपके पास क्या निकलने वाले हैं, 3 कॉम्बिनेशन निकलने वाले हैं। इसको आप लोग यहाँ पर ऐसा याद कर लो, अगर आपके कॉम्बिनेशन के अंदर 2 नंबर सेम है तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर आपके पास 2 नंबर सेम है तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, अगर आपके पास यहाँ पर एक भी नंबर सेम नहीं होता है तो उस केस के अंदर क्या आने वाले हैं 6 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाकर दिखाए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हो। अगर आपके पास 2 नंबर सेम होने वाले हैं तो आपके पास क्या आएंगे 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 नंबर सेम होंगे तो 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, तीनों नंबर सेम होगा तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन आएगा, और तीनों नंबर आपके पास अलग होंगे तो आपके पास क्या आने वाले हैं 6 यहाँ पर आपके पास केसेस आने वाले हैं। इस तरीके से बनाकर बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा, टोटल पास क्या निकल जाएगी यहाँ पर 15 स्टेट्स निकल कर आने वाली है। तो बेसिकली आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो चीजों को, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको गिवन होगा E3D ऑफ आइसोट्रोपिक 13/2 hν, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको एनर्जी गिवन होती है उसके अंदर से आप लोग क्या करो 3/2 hν को सपरेट कर दो। जो भी आपको गिवन होगा उसके अंदर से क्या करना है 3/2 hν को सपरेट करना है। तो आपके पास क्या निकल गया यहाँ पर, मान लो 13/2 hν माइनस का 3/2 hν, पास क्या निकल जाएगा यहाँ पर पास निकलने वाला है 10/2 hν के बराबर, यानी क्या निकल गया आपके पास 5 hν के बराबर निकल गया। तो आपको यहाँ पर अपने 5 को क्या बोलना है, n बोलना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है Gn इज इक्वल टू n+1 इंटू में n+2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5 प्लस का 1 इंटू में 5 प्लस का 2 डिवाइड बाय आपको 2 करना है। 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 2, इससे कट जाएगा 3, यानी कि 3 क्या हो जाएगा 21। तो G की वैल्यू आपने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल ली है 21। अब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने ऊपर वाले केस के। आपके पास यहाँ पर क्या गिवन था, आपको गिवन है एनर्जी इज इक्वल टू 11/2 hν। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको अपने 11/2 hν के अंदर से 3/2 hν आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपके पास क्या निकल कर आ रहा था, आपने यहाँ पर देखा बस निकल कर आएगा 4 hν आपके पास यहाँ पर निकल कर आने वाला है। तो अगर आपके पास 4 hν निकल गया तो क्या करो यहाँ पर G4, इसको आप लोग क्या मान लो, इसको आप लोग n मान लो, आपके पास क्या बन जाएगा Gn इज इक्वल टू n+1 इंटू में n+2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 2, ये इसको काट लो क्या हो जाएगा 3, 5 से आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है 15 निकल कर आने वाला है। और यही आपके यहाँ पर कॉम्बिनेशन से आपका क्या निकला था, G इक्वल टू 15 ही निकला था। तो आपको फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो भी आपको एनर्जी गिवन होगी ये सिर्फ और सिर्फ 3D आइसोट्रोपिक के लिए है, ये 2D आइसोट्रोपिक के लिए नहीं है, वहां पर आपको कॉम्बिनेशंस बनाकर ही देखने पड़ेंगे। और 3D आइसोट्रोपिक के अंदर आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं वो भी आपको आता है, और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो। जो भी आपको एनर्जी गिवन होगी उसके अंदर से आपको 3/2 hν को माइनस करना है, जो भी आपके पास नंबर आने वाला है उस इंटीजर को आपको n मानना है, फॉर्मूला आपको यूज करना है Gn इज इक्वल टू n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप लोग अपने निकाल सकते हो कि आपके पास यहाँ पर G की वैल्यू क्या आएगी इन केस ऑफ 3D आइसोट्रोपिक एसएचओ। तो आज हमने सीखा है कि आप लोग 2D एसएचओ कैसे पढ़ते हो, 3D आप लोग कैसे पढ़ते हो, वेव फंक्शन को कैसे लिखते हो, एनर्जी एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हो, और अपने एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे बनाते हो। वहां से आप लोग होमो से लूमो का ट्रांजिशन की एनर्जी भी इजीली निकाल सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास थे पार्टिकल 1D बॉक्स के 2D और 3D के लिए, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास यहां से भी बन सकते हैं, बस आपका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाने वाले हैं, अलग हो जाने वाले हैं। तो अब आपका एचओ भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने टनलिंग को, और टनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्चुअल भी है। अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो किया तो आपको टनलिंग भी बहुत आराम से समझ में आने वाली है।
वाली है। टेलिंग हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस यूनिट का, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की। तो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होने वाली है। जस्ट दो या 3 लेक्चर के अंदर आपकी टेलिंग भी खत्म हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी खत्म हो जाने वाले हैं और आपके सारी की सारी यूनिट 1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ के जाना है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।